एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस साइंस के। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 11 सेट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, ये 12 नंबर वाला सेट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इज ए सिलिकॉन चिप विच कंटेन इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, टर्निंग मशीन, पैस्केलिन, इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर? इसमें से क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा। अच्छा, एक और बात कि पहले आपको कॉपी लेकर के बैठना है, 1 से 50 तक लिख देना है। आपके कितने भी सही कर पाते हैं वो लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, तो बोला गया कि ये एक तरह का सिलिकॉन चिप होता है जिसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत छोटे एरिया में आ जाता है। वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। ठीक है, आईसी एक तरह का क्या होता है, माइक्रो चिप होता है जिसमें जिस छोटे से एरिया में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और उनके कनेक्शंस एक छोटे। If a reactant gains oxygen in a reaction, it is said to be undergoing dissociation, reduction, oxidation या redox reaction। ठीक है, तो बोला गया कि अगर कोई रिएक्टेंट इन करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड किया है, गेन किया है। अगर ऑक्सीजन को लॉस करता तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो जस्ट उल्टा हो जाता। कोई अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कैन सरफेस टेंशन भी, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड है। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, द कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, द shear फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद ए गैस। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो एक्चुअली सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स से एक जगह देखिए, एक जगह लिखा हुआ है कंप्रेसिव फोर्स, एक जगह टेंसाइल फोर्स, एक जगह शियर फोर्स। तो क्या होगा इसका आंसर? टेंसाइल फोर्स होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सरफेस टेंशन। तो टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद गैस। तो ऊपर वाला जो लेयर होता है, ठीक है, वो लिक्विड सरफेस है ना। कांटेक्ट किसके साथ है? गैसेस के साथ। तो वहाँ पे जो ये लगता है, टेंशन लगता है, उसी को बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, आगे सुनिएगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए point above the ground is defined as the work in keeping it at the center, applying gravitational force on it, raising it from the ground to that point against gravity, allowing it to stand on the ground against gravity। क्या होगा इसका आंसर? तो बोला गया कि हम लोग जो, आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं ना। ये क्वेश्चन में बोला गया कि ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग वर्क डन के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन जो होगा, हम लोग जो इसको, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, हम लोग को ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना काम करना पड़ा है, वही वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क डन बोले, अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर उठा करके लेके जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। ठीक है, तो वो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा फिर से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाई प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि बाई प्रोडक्ट बनेगा जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। पहले तो सोडियम सल्फेट का ये समझिए क्या होगा, NaSO4 बनेगा। सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ठीक है, तो Na2SO4 जो है रिएक्ट्स करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ तो बनेगा BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और 2NaCl यानी सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो एक और चीज़ यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में। अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सोडियम को रिप्लेस कर दे रहा है बेरियम, ठीक है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये किस तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि सोडियम आ जा रहा है क्लोरीन के पास और बेरियम आ जा रहा है सल्फेट के पास, ठीक है। तो डिस्प्लेस कर दे रहा है एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बाई प्रोडक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ रहता प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट होता, बाई प्रोडक्ट है इसलिए सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ पे देखिएगा बेरियम सल्फेट कहीं पे ऑप्शन में है भी नहीं हमारे पास, ठीक है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेज आर जनरली प्रिजर्व बाय ड्राइंग अंडर द सन एंड दिस मेथड इज नोन एज पेस्चराइजेशन, रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन या बॉइलिंग, ठीक है। बोला गया कि फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेज हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए ना हम लोग सुखाते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैंने सुखाने के लिए हम लोग किस में सुखाते हैं, सन की रोशनी में सुखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नाम से आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग अंडर द सन मतलब सन में कोई चीज़ जो सुखाते हैं तो उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, वो क्या करता है, उसको एवापोरेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन बोलेंगे। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द फूड मटेरियल। तो बोला गया कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर या मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, क्योंकि सन के अंदर सूख रहा है, सन के अंडर में है तो वो क्या सूखेगा मतलब जो वाटर है वो क्या करेगा, उसको एवापोरेट होकर के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से होता क्या है, सुनिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हुआ, ईस्ट हुआ, मोल्ड हुआ, इसको सरवाइव करने के लिए ना मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किया, सीरियल्स और पल्सेस को मॉइस्चर डिहाइड्रेशन किया, मतलब मॉइस्चर हटा दिया है, तो वो जो है वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और इलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो स्पॉइल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। In solution, 50 gram of sugar is dissolved in 350 gram of water. What is the concentration of solution in terms of mass by mass percentage? 9.3%, 7.01%, 12%, 11.1%, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पूछा गया है, मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, मतलब मास परसेंटेज जो है उसके बारे में पूछा गया कि मास उसका कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है, या मास परसेंटेज की, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि सोल्यूट कितना था डिवाइडेड बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना था, 50 था, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 50 ग्राम चीनी और 350 ग्राम वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे गलती एक और चीज़ होती है, क्या करते हैं हम लोग, मतलब जल्दी में हम लोग क्या करते हैं,
वेट ऑफ सॉलिड लिखते हैं डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस है, ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे डले हुए रहेंगे कि आप गलती बनाओ तो वही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, तो दोनों को ऐड करना है। तो 50 + 350 400 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, 12.5% आ जाएगा। The amount of energy required to change a liquid to gas and vice versa without any change in temperature is termed as specific heat capacity, latent heat of fusion या latent heat of vaporization। ठीक है, तो बोला गया कि उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे जिसमें आप लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं और वाइसी वर्सा भी है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आप फेज़ में चेंज कर रहे हैं या स्टेट में चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उस फेज़ को क्या, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिक्विड से जब गैस में आते हैं ना, ठीक, लिक्विड से जब गैस में आते हैं तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्योंकि लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक, मतलब आप हीट तो दे रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना स्टेट चेंज करने में उस हीट को यूज़ कर रहा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, बाकी बात करें, देखिए क्या बोला है, द एनर्जी सप्लाईज गोज टुवर्ड्स ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स रेदर। तो बोला गया कि वो जो हम लोग एनर्जी का सप्लाई कर रहे हैं या हीट का जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें होता क्या है, उसमें जो है जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, रेदर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल, ना कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है, उसका जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स है उसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, हीट से। बात करें बाकी जो तीनों टर्म है, जैसे स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तब होता है जब हम लोग लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में लेकर के आते हैं तो उसको बोलते हैं, मतलब वो जो हीट दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, उसका फेज चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, उसके बाद आते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले स्पेसिफिक हीट देखिए, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब कि अगर आप 1 kg, ठीक है, 1 kg वाटर को, उसका वाटर बोलिए या कोई भी मास बोलिए, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप उसको हीट दे रहे हैं उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 kg मास को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट यूज़ करें उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जितना लग रहा है। ठीक, हीट कैपेसिटी में क्या होता है, हीट कैपेसिटी देखिए स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली 1 kg। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी का मतलब इंटायर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देना पड़ेगा उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक जब बोल देगा इसका मतलब क्या होगा कि 1 kg आपको, 1 kg आपके पास कोई मास है 1 kg, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको जितना हीट लगेगा उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हीट कैपेसिटी बोलेगा तो कोई भी एक बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो यूज़ होगा हीट, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का यूनिट क्या होता है, cm पर सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड, सेकंड का इन्वर्स, इट इज़ यूनिटलेस, यस, cm इन्वर्स। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस का यूनिट जो होता है वो यूनिटलेस होता है। ऐसा क्यों यूनिटलेस होता है, तो यूनिटलेस का मतलब जो इसका रेशियो आता है, ट्रांसमिटेंस होता क्या है तो समझिएगा। तो ये रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पासिंग थ्रू ए सिंपल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, यानी कि कितना लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, उसको नीचे लिखे, और कितना लाइट उससे पास कर गया वही होता है हमारा ट्रांसमिटेंस। ठीक है, देखिए कोई भी जब रेज आता है, कोई भी लाइट आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जितना लाइट टकराता है उतना, जितना लाइट इंसिडेंट करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही उससे ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है,
तो इसलिए ये दोनों वैल्यू अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो तो रेशियो क्या होता है कि कितना लाइट ट्रांसमिट होके निकल गया, ठीक, डिवाइडेड अपॉन कितना लाइट उस पर इंसिडेंट किया था, ठीक है, यही होता है। तो रेशियो है, तो रेशियो होगा तो इसका यूनिट जो होता है मैंने इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट दोनों का होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो ऊपर नीचे दोनों जगह वाट वाट है, वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए यूनिट ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर्स जो होता है ये यूनिट लेस होता है, और इसका आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब कितना लाइट ट्रांसमिट हो गया, डिवाइडेड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ सॉल्ट दिया हुआ है आपको, एक तरफ बेस और एसिड का नाम दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आपको बेस का नाम बताना है कि बेस क्या होगा, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर प्रोडक्ट बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, एसिड एक तरफ दिया हुआ है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, बेस इसमें क्या डालेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एसिड में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे ऐसा कि पोटेशियम सल्फेट बनेगा, कौन सा बेस डालेंगे। उसी तरह से जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है बेस में, ठीक है, तो एसिड क्या डालेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एसिड के साथ बेस चाहिए। अब इनमें से देखिए बेस कौन सा है, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, बी नंबर तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक मेटल है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, बेस होता है। तो मान लेते हैं ए नंबर ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए नंबर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ए सी और डी स्टार्टिंग वाला तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोटेशियम सल्फेट में, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हम लोग को किस चीज़ का ज़रूरत है, पोटेशियम का ज़रूरत है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KOH, ठीक है। KOH का होल ट्वाइस नहीं होता है, इसलिए सी नंबर भी अब पहले बी नंबर हो गया, ख़त्म हो गया था, अभी सी नंबर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर भी ख़त्म हो गया, ठीक। अब आते हैं तीसरे में तीसरे में क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम नाइट्रेट। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट में जाना है। देखिए नाइट्रेट में यहाँ पे HNO3 पहले से दिया हुआ था एसिड में, और यहाँ पे भी एसिड ही पूछा है, ठीक है, और बन भी रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम तो है बट नाइट्रेट नहीं है, तो नाइट्रेट तो यहाँ वाला देखिए, यहाँ पे नाइट्रेट था HNO3, तो यहाँ पे भी हो गया था। तो इसका मतलब ये होगा NO3 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एसिड में जब यहाँ पे HNO3 है तब जाके प्रोडक्ट में नाइट्रेट बन रहा है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए था HNO3, यानी कि पहला नंबर ही HNO3 आपको यहाँ दिख रहा है और डी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ए और डी तो सेम ही है शायद, ठीक है। तो ए और डी तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो डी में चेंज कर देते, कुछ चेंज कर देते हम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों ही सही सेम है, ए और डी, देख लीजिए, है ना। तो इसलिए ए और डी यहाँ के हिसाब से ए और डी ही दोनों ही सेम है, तो दोनों ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइटनिंग अकर्स इन द स्काई व्हेन टू क्लाउड्स एक्सचेंज द इलेक्ट्रिक करंट कोलाइड विथ ईच अदर ओवरलैप विथ ईच अदर ऑल ऑफ द अबव। लाइटनिंग का जो है ठीक है, लाइटनिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली जिस टाइम थंडर स्टॉर्म होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो गरम गरम हवाएं हैं वो ऊपर की ओर जाने लगती हैं, और जो एयर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ टकराने के बाद फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, चार्ज का माने अट्रैक्शन एक दूसरे से अपोजिट चार्ज का, और जिसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग
होने लगता है। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as tall buildings or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound is which we hear is called reverberation, echo, burst या फिर sonic boom. क्या होगा इसका आंसर? तो जब हम लोग साउट करते हैं माने चिल्लाते हैं या क्लैप करते हैं तो कुछ समय के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या माउंटेन से हम लोग को सेम साउंड जो है थोड़ी देर के बाद सुनाई पड़ता है। ठीक है, इस तरह के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इको बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि इको पैदा होने के लिए, इको बनने के लिए कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, यानी कि जो सोर्स है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या जो साउंड निकाल रहा है, उसके और जो जैसे बिल्डिंग की बात करें, माउंटेन की बात करें, उन दोनों के बीच में कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना ही चाहिए। ठीक है, इफ़ ए लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 to the medium of refractive index n2 such that angle of incidence is I, angle of refraction is R, assuming n1 n2 is equal to, ठीक है, तो n1 by n2 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो स्नेल्स का जो लॉ है, ठीक है, बोला गया है कि दो अलग अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, n2 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक मीडियम से लाइट जो है दूसरी मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो उसका n1 बाई n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अगर दिया हुआ है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसका जो रिलेशन होता है या फॉर्मूला बोल सकते हैं कि n1 sin 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इंटू साइन आई यानी इंसिडेंस एंगल, ठीक है, इक्वल टू n2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इंटू साइन ऑफ साइन एंगल किसका हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाता है। जब हम लोग n1 बाई n2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। ठीक है, इनटू रिफ्रैक्टिव इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इनटू या प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? द सोल्यूट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, द सोल्यूशन कंटेन्स अनडिजॉल्व सोल्यूट एंड द सोल्यूशन प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, द सोल्यूशन कंटेन्स ओनली द सॉल्वेंट एंड नो सोल्यूट, द सोल्यूट विल डिजॉल्व until the solution become unsaturated। ठीक है, तो बोला कि अनसेचुरेटेड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया पानी और चीनी का। ठीक है, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप चीनी डालते डालते इतना चीनी डाल चुके हैं कि अब उसमें चीनी नहीं घुलेगा। चीनी क्या होता है? सोल्यूट होता है और पानी सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जहाँ पे अब सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ लिखा है सोल्यूशन कंटेन्स अनडिजॉल्व सोल्यूट, मतलब उसके पास जो है अब अनडिजॉल्व सोल्यूट है, माने उसमें घुल ही नहीं रहा है, एंड द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
In which type of motion the restoring force is proportional to the displacement of the body? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या एलिप्टिकल मोशन? ठीक है, तो किस तरह का मोशन में जो है रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के? तो ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को F से इंडिकेट करते हैं। वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जिससे जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको x से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ के द्वारा हुक्स लॉ के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज अपोजिट में होगा। ठीक है, ठीक है, अपोजिट में एक्ट करेगा। विच would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second का स्क्वायर या और 4 kg mass at 2 meter per second का स्क्वायर। एक्सेलरेटिंग ए नंबर ऑप्शन, एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सेलरेटिंग ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, बोथ विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बोला गया कि हमको अगर किसको हम मेरे लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको ज़्यादा फोर्स लगाने का पड़ेगा 2 kg वाले मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से रन कराने के लिए, या फिर एक्सेलरेट कराने के लिए, या फिर 4 kg मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करने में, किसको एक्सेलरेट करने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे हमको ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन देख लीजिए, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू, और यहाँ पे 4 दूना 8। ठीक है, तो कहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा हमको? पहले वाले में, यानी 2 इंटू 5 में। तो एक्सेलरेशन एट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, when iron is mixed with dot and dot we get stainless steel, निकिल क्रोमियम, निकिल कोबाल्ट, निकिल कैल्शियम, निकिल कॉपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकिल और क्रोमियम। ठीक है, तो निकिल और क्रोमियम जब हम लोग आयरन में मिलाते हैं तब जाके बनता है वो स्टेनलेस स्टील। इसके साथ कार्बन का भी कंटेंट रहता है। ठीक है, बट यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग निकिल और क्रोमियम ही मिला रहे हैं। ठीक है, तो क्रोमियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब बनता है क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि रस्ट होने से बचाता है इसको। ठीक है, बात करें निकिल का फिर एडिशन क्यों है? क्रोमियम तो बचा लिया कि रस्ट होने से बचाता है, निकिल क्या करता है? उसका मेटल्स का स्ट्रक्चर जो है उसको इंटीग्रेट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, टफनेस को बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या कोरोजन रेजिस्टेंस से कम करता है। ठीक है, तो ये दोनों काम है निकिल का और क्रोमियम का। ए मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी लाइन चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो किस पे लगाता है? तो ये हो जाएगा मूविंग चार्ज पे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब फोर्स लगाता है। ठीक, सबसे जो पहला वाला सेट था हम लोग उसी में डिस्कस किए थे। ठीक, तो लॉरेंज फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स जो है वो क्या होता है? Q इंटू ये v जो है वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और b भी वेक्टर है। ठीक है, फोर्स भी वेक्टर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं VEC लिखा हुआ है, यानी कि वेक्टर v। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो किस पे लगाएगा? मूविंग चार्ज पे लगाएगा।
कन्वर्ट 373 डिग्री केल्विन इनटू केल्विन स्केल, 746 के केल्विन, 646 केल्विन, 540 केल्विन या फिर 840 केल्विन। ठीक है, जब 373 डिग्री केल्विन को सॉरी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो इसका एक रिलेशन होता है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ये क्या होता है, टी के यानी टेम्परेचर इन केल्विन बराबर टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, यानी अगर सेल्सियस में दिया हुआ है उसको 273 से ऐड करेंगे तो जाके केल्विन में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया हुआ था 373 और हम लोग को 273 ऐड करना है तो 646 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, MgO, P4O10 Na2O, Al2O3। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है। ठीक, तब जाके आंसर कर पाएंगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं जो कि जिसका प्रॉपर्टीज़ जो है एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि दोनों का ही एसिड का भी प्रॉपर्टीज़ और बेसिस का भी प्रॉपर्टीज़ रखता है, ऐसे को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसके पास यूनिक एबिलिटी होता है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने का। जैसे कि एग्जांपल क्या है, Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 को जब हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करवाएंगे तो AlCl3 बनेगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं जो कि दोनों का ही प्रॉपर्टी रखता है, एसिडिक भी प्रॉपर्टीज़ और बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको पता है यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एग्जांपल था कि Al2O3, और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्या? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये भी क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लीड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, लीड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और Al2O3 जिसको अल्मोनियम अल्मोनियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है। सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बायोंट फोर्स एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, आगे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 74.6 जूल पर सेकेंड, 746 जूल, 746 वाट या 746 किलोवाट। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ये 746 तो होता है, तो जूल होगा या वाट होगा। ठीक है, तो जूल जो यूनिट होता है वो एनर्जी का होता है, लेकिन हम लोग को पावर का यूनिट चाहिए। ठीक है, तो पावर के लिए क्या हो जाएगा, 746 वाट। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल्स, पैरेलल या कोप्लेनर। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही जो है वो कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं हमेशा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ये सारे क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, यानी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, एक ही ज्योमेट्रिक प्लेन पे लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, on increasing the temperature of solid potential energy increase, all the above could happen, kinetic energy decrease, kinetic energy increase, क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? ठीक है, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो सॉलिड है, ठीक है, द सॉलिड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो एनर्जी है उसकी वजह से पार्टिकल्स जो है
उसके जो पार्टिकल्स है, वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, वो बहुत ज़्यादा विग्रेसली और हाई स्पीड में मूव करेंगे। अब हाई स्पीड का मतलब हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ mv² होगा। तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है सॉलिड में। ठीक है, एन एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट? 32, 22, 44 या 20? ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट होता है, एटॉमिक मास की बात करें या एटॉमिक नंबर की बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते तो उतनी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते नहीं हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर में रहता है। ठीक है, बात करें हम लोग कि एटॉमिक नंबर पहले क्या होता है, उसके बाद एटॉमिक मास को देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं, यानी इसका जो अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, तो एटॉमिक नंबर जो देखते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को देख के ही बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10। लेकिन अगर बात करें एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 12 और 10 22 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई, देन w इज, यानी ओमेगा इज डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फेज कांस्टेंट? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो एक और ये है सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है, वो है ए एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, देन ओमेगा इज। ठीक है, ओमेगा क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी बात करें, क्योंकि हम लोगों को तो हर चीज़ जानना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ ओमेगा के बारे में, लेकिन हम लोग को सब जानना है। तो ए क्या होता है, ये बोले ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, सब कुछ जानना है, क्योंकि हम लोग बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, यानी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए क्या है, एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक, और डब्ल्यू क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, और फाई क्या है, फेज कांस्टेंट है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे ओमेगा पूछा था, हो सकता है कि आपसे ए पूछ ले, एक्स पूछ ले, या फिर फाई पूछ ले। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट और एक चीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी सरफेस टेंशन के बारे में, उसका यूनिट क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड और गैस के बीच में जो टेंसाइल फोर्स लगता है वही होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो सकता है, न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर का स्क्वायर, या फिर बोथ 1 and 2? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ 1 and 2 होगा। क्यों? सरफेस टेंशन की बात करें अगर फोर्स के टर्म में, तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, यानी न्यूटन मीटर होता है। यहीं पे अगर सरफेस टेंशन को हम लोग एनर्जी के टर्म में बात करें तो सरफेस एनर्जी डिवाइडेड अपॉन एरिया होता है, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स वर्किंग? मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक बेल? तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, बात करें कि इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर
जितने भी डिवाइसेस की बात करें, मोटर है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिक बेल है, सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट बहाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है हीट का अनुभव होता है या हीट प्राप्त करते हैं, हीट हम लोग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं। ठीक है। ए साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर? 2.5 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, 2.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड। ठीक है। तो बोला गया कि एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ है और 35 सेंटीमीटर यहाँ पे वेव लेंथ दिया हुआ है। तो इसको अगर 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो इसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है तो क्या यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो होता है एन लेमडा, यानी कि या एफ लेमडा बोलिए। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, तो वेलोसिटी पहले निकाल लिए। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ करने के लिए अब यहाँ पे यूनिट का खेल आएगा। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी जो है किलो हर्ज में, लेकिन हम लोग अगर बात करें, हम लोग अगर एसआई की यूनिट की बात करें तो हमको मीटर में बदलना पड़ेगा इसको। तो इसलिए 35 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में बदले तो 10⁻² आएगा। और 2 किलो हर्ज को हम लोग को 2 हर्ज में बदलना पड़ेगा तो 2000 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 700 आएगा। 700 हमारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है। अगर हमको ये पता करना है कि हाउ लॉन्ग इट टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। तो इसको अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 बटे हमारा जो स्पीड था या वेलोसिटी था वो था 700। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.108 के आसपास आता है, यानी 2.1 सेकेंड। ठीक है। अगला, Why do iron fillings arrange themselves in a pattern around a bar magnet? Because of the magnetic field, due to electric charge, due to gravitational force, because they are heavy. ठीक है। तो बोला गया है कि जब हम लोग बार मैग्नेट के सामने छोटा छोटा आयरन फिलिंग्स को रखते हैं तो वो एक तरह का पैटर्न बना लेता है। ठीक है। तो ऐसा पैटर्न क्यों बनाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू स्क्वाट ऑन द ग्राउंड विथ हैंड्स ऑन डॉट एंड हेड बिटवीन डॉट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो बोला गया कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे हम लोग जो है इट इज़ सेफर टू स्क्वाट ऑन द ग्राउंड। हम लोग को ये क्या बोलते हैं, स्क्वाट पोजीशन में आ जाना चाहिए जब थंडर स्टॉर्म हो। और हैंड्स को कहाँ पे रखना चाहिए, नीज़ पे, ग्राउंड पे या फीट पे। उसके बाद बोला एंड हेड बिटवीन, हेड को कहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है। जिससे आपको जो है लाइटनिंग से स्ट्रक होने का रिस्क जो है कम से कम हो जाए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि हम लोग को हैंड्स को जो है ग्राउंड पे कर लेना चाहिए और नीज़ हेड को जो है वो नीज़ के बीच में घुसा लेना चाहिए। ठीक है। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, जैसे हैंड्स ऑन हैंड्स तो हो नहीं सकता, हैंड्स ऑन नीज़ हो सकता है, हैंड्स नीज़ के बीच में घुसा दिए, और एंड हेड बिटवीन, हेड को फिर कहाँ घुसाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन ऑप्शन से भी, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, इरेज कर सकते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज गिवन बिलो। अमोनिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। व्हाट डू द टू डॉट्स डिनोट। ये दो डॉट दिख रहे हैं, इससे क्या मतलब समझ में आता है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
देखिए अमोनिया जो है मतलब नाइट्रोजन जो है इसके पास जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अमोनिया के पास। ठीक है, कैसे काउंटिंग करते हैं हम लोग, इसके पास ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक तो 2 हो गया, 2 तो 4 और 2 6 हो गया। टोटल हम लोग को स्टेबल होने के लिए और 2 चाहिए। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से तब जाके 8 होता है। Excessive solubility of alcohol in water is due to covalent bond, ionic bond, hydrogen bond with water या none of these। तो बोला गया कि वाटर में जो है अल्कोहल का सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों है? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के, आयनिक बॉन्ड की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, यानी कि अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या आइंस्टीन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। ठीक है, थॉमसन की बात करें, थॉमसन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन होगा। थॉमसन को थॉमसन लिख दिया है मैंने। ठीक है, थॉमसन को ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डबल डबल नाम लिखा गया है। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ठीक है, और एनर्जी, मास और एनर्जी का जो रिलेशन है इक्वल टू mc², आइंस्टीन ने ही दिया था। ठीक है, जे थॉमसन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। An electron is passing near a ring. The direction of induced current in ring is clockwise, anti-clockwise, both A and B या none of the above। क्या होगा इसका आंसर? या नो करंट, सॉरी नो करंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के पास से गुजर रहा है, तो इंड्यूस करंट जो होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो है होगा वो क्या होगा? वो दोनों में होगा, क्लॉकवाइज में भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज में भी। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आगे सुनिए, साउंड वेव किस तरह का वेव है? रेडियो वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसलिए बोलते हैं कि उसका जो पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज द पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। ठीक है, जबकि बात करें ट्रांसवर्स वेव की तो वो है लाइट जो है हमारा ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल बन सकते हैं, जब बता सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ए पर्सन विथ प्रेस बायोफिया कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। A person with hypermetropia can't see distant objects clearly. A person with cataracts suffer from cloudiness of lens which causes decrease in vision। क्या होगा इसका आंसर? नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर क्यों होगा? ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आदमी को दूर का तो दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर का नहीं दिखेगा, यही तो गलत है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस में दूर का ही दिखता है, पास का नहीं दिखता है। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू
क्या होगा बल्क मॉडुलस माइनस पी डेल वी अपॉन वी, माइनस पी वी अपॉन डेल वी, पी अपॉन डेल वी, या माइनस पी डेल वी अपॉन ए, क्या होगा? ठीक है, तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो रेशियो होता है वॉल्यूमिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को जो हम लोग ये करते हैं, ठीक है, वो बराबर होता है प्रेशर चेंज के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर चेंज के बराबर होता है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करें तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बी बराबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो कि अप्लाइड प्रेशर चेंज के बराबर होगा पी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो डेल वी अपॉन बी होगा। तो इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वी पी भी अपॉन डेल वी। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव ये साइन ये बतला रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अगर प्रेशर हम लोग इंक्रीज कराएंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी पोज्ड बाय ए स्टोन ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन एट ए हाइट 5 मीटर if 196 into 10 to the power 2 joule of energy were used to raise a 40 kg boy above the ground, how high would he be raised? 490 जूल 50 मीटर, 590 जूल 40 मीटर, 690 जूल 50 मीटर, या 490 जूल 30 मीटर। ठीक है, तो बोला गया कि एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg। ठीक है, उसको 5 मीटर हाइट तक उठाना है, तो उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए? ठीक, और दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि अगर उसके पास 196 इंटू 10 टू द पावर 10 के पावर 2 जूल अगर एनर्जी है, और उसका वज़न अगर उसका वज़न अगर 40 kg है, और उसको तो कितना हाइट तक उसको उठा सकते हैं? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है किसी बॉडी को उठाने के लिए, ठीक है, कि कुछ हाइट तक उठाने के लिए जो एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, 10 इंटू 9.8 इंटू 5 हो जाएगा। जी का वैल्यू 9.8 ली है। स्टार्टिंग में मास कितना था? 10 kg था, और हाइट हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकला वो 490 जूल निकला। ठीक है, 490 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस में। सेकंड केस में बोला गया है कि उस बॉडी के पास अगर एनर्जी 196 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल है। ठीक है, और उसका वज़न जो है वो अगर 40 kg है, तो वो कितना हाइट तक जाएगा, उठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो m के जगह पे 40 kg और g के जगह पे 9.8 कर देंगे। h का निकालना है हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 50 मीटर। ठीक, हाउ इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एक्सप्रेस्ड? कैलोरीफिक वैल्यू अगर फ्यूल का पता करना है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि 1 kg मान लेते हैं कोयला है या कोई भी फ्यूल है, 1 kg फ्यूल जलाने में जो हीट प्रोड्यूस करता है उसी को बोलते हैं कैलोरिक वैल्यू। तो कैलोरिक वैल्यू को अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 1 kg जलने पे वो कितना किलो जूल हम लोग को फ्यूल दे रहा है। ठीक है, हीट दे रहा है, सॉरी, कि 1 kg हम लोग जो वो फ्यूल जला रहे हैं उसमें हमको कितना किलो जूल जो है हीट मिल रहा है, इसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि हीट एनर्जी को हम लोग मेज़र करते हैं किलो जूल में और मास को मेज़र करते हैं केजी में, इसलिए यूज़ हो जाए यूनिट क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। समझ में आया कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 यूनिट मास यानी 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ बर्न कम्प्लीटली। तो बोला गया कि जब 1 kg मास फ्यूल को हम लोग जलाते हैं तो उससे जो हम लोग को हीट एनर्जी मिलेगा वही होता है कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यूनिट? किलो जूल पर केजी। is added to hydrocarbon in a more rapid reaction in the presence of sunlight, O2, NO2, हाइड्रोजन या क्लोरीन।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये कीजिएगा, ठीक है, तो वो सनलाइट के प्रोसेस में बहुत रैपिड रिएक्शन करता है। और इसको बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल हेलोजनेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सन जो है, क्योंकि सन से तो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके जो है टू ब्रेक द क्लोरीन बॉन्ड इनटू हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है क्लोरीन को टूटने में ये करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ फ्री रेडिकल्स आते हैं और वो जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। विच देन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन्स वन बाई वन, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोकार्बन से। In a convex mirror, the principal focus is at the plane of the mirror, in front of the mirror, at the center of the curvature, behind of the mirror. तो कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। देखिए ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के रेज जो है ये इधर से आएंगी, ठीक है, और हमारा फोकस कहाँ पे है, बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड में। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पूछता तब भी ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड में ही होता, ठीक है। तो ये पूछा है प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन होता किस तरह का एग्जांपल है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन होगा या गैल्वेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन, एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, उसका सिर्फ फिजिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बनता है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें सिर्फ उसको क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है। क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि वो लिक्विड सोल्यूशन पहले था, अब जाके वो प्योर सॉलिड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। यानी सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट और अरेंजमेंट में चेंज हुआ है, अरेंजमेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था वो उसमें चेंज आया है, ना कि वो कोई नया सब्सटेंस बना है, ठीक है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो याद रखना है क्रिस्टलाइजेशन एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें जो है जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसमें से हम लोग जो है प्योर सॉलिड को अलग कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। while filling a dot can be compressed easily, hence they can be filled within a vessels at high pressure. This property of dot allows their convenient filling into a small container or cylinder, and also in large volume. It also allows their easy transport from one place to another place. क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिएगा, वैन मान लेते हैं वाइल फिलिंग ए सॉलिड मैटर, अगर सॉलिड मैटर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सॉलिड मैटर होता, सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, नहीं होगा, तो यहाँ पे आता है। उसके बाद वाइल फिलिंग ए गैस कंटेनर, जब हम लोग गैस कंटेनर को भरेंगे, वाटर कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, वाटर को आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, ये भी गलत हो जा रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाले में आ जाता है। वाइल फिलिंग ए गैस, यहाँ पे वाटर टैंकर है तो ये भी नहीं होगा, आ जाते हैं वाइल फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैसेस आर कंप्रेस इजीली, बिल्कुल गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, एंड हेंस दे कैन बी फिल्ड विद इन ए वेसल्स, और इसको हम लोग एक वेसल्स में भर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा, फिर से क्या होगा, गैसेस अलाउज दियर कन्वीनियंट फिलिंग इनटू, तो हम लोग जानते हैं कि जो गैसेस होते हैं जो उसको हम लोग बहुत कंप्रेस करके बहुत छोटे जगह में भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है उसका माने लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को छोटे जगह में स्टोर कर सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होगा। तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। कोलाइडियल सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय सिंपल सेडिमेंटेशन, सेपरेटेड बाय कंट्रीफ्यूगेशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन इज ए heterogeneous mixture seen very commonly in everyday life। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये सिंपल सेडिमेंटेशन से अलग नहीं होता है। सेडिमेंटेशन है ना,
सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है, एग्जांपल देखिएगा कि मान लेते हैं एक पानी है, पानी में हम लोग बालू घुला हुआ है, ठीक है। तो उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो बाली सब जो है नीचे बैठने लगता है, ठीक है। उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो क्या कोलाइडियल सॉल्यूशन को सेडिमेंटेशन के द्वारा से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसके बाद बोला है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखिए, देखने में लगता है कि कोलाइडियल सॉल्यूशन हेमोजेनस है, लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजेनस होता है, ठीक है। सीन वेरी कॉमनली इन एवरीडे लाइफ, बोला गया कि हम लोग को एवरीडे लाइफ में बहुत जगह इसको कॉमन देखने को मिलता है। तो जैसे कि है एग्जांपल समझ लीजिएगा, मिल्क जो है ये भी एग्जांपल है कोलाइडियल सॉल्यूशन का, फॉग जो है, उसके बाद जेली जो है, ये सारा कोलाइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन जो है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 × 10⁻⁹ मीटर। पिछले सेट में यानी 11वां सेट में मैंने आपसे शायद पूछा था कि कोलाइडियल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है उसका साइज कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, खाली कौन सा है गलत हो जाएगा, सेपरेटेड बाय सिंपल सेडिमेंटेशन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन? कम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म कौन सा है, ठीक है। ए से बी प्लस सी बन रहा है, ए बी से ए प्लस बी बन रहा है, ए बी प्लस सी डी से ए सी प्लस बी डी बन रहा है, और ए प्लस बी से ए बी बन रहा है। क्या होगा इसका आंसर कम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो समझिएगा पहले, देखिए ये इस तरह का तो कोई रिएक्शन, अच्छा, ए जो पहले एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन रहा है बी और सी। तो ये क्या कर रहा है, टूट रहा है, यानी कोई बड़ा सा कंपाउंड था, कम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये टूट करके बी और सी में बदल गया, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। ए बी था कोई रिएक्टेंट और बाद में टूट करके ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल होगा। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ए जो है कोई बड़ा सा कंपाउंड था, यही बी सी से मिल करके बना होगा, ठीक है, माने बी सी का ही कंपाउंड होगा, ठीक है। तो टूटेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ए बी भी है, ए बी टूट करके ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो ये भी डिकम्पोजिशन हो गया। लेकिन ए बी और ए बी और सी डी था, यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, तो बन रहा है ए सी प्लस बी डी। यहाँ पे बात करें कि सी जो है बी को हटा दिया, और बन गया क्या, ए सी बन गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और किस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए के साथ सी आ गया और बी के साथ डी आ गया, तो दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी यहाँ से बी डिस्प्लेस हुआ और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सी डिस्प्लेस हुआ, तो दोनों ही डिस्प्लेस हो करके डबल डिस्प्लेसमेंट बना देता है। ये वाला क्या है, ए प्लस बी बराबर ए बी, यही पूछा गया था कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन? कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें से कौन सा अपोजिट लग रहा है आपको, देखिए ये वाला। तो ये क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, ये कंबाइन हो रहा था। कंबाइनेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो कम्बिनेशन का अपोजिट डिकम्पोजिशन हो गया, जिसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है टूट करके क्या दे रहा है, दो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ ए concave mirror, the image formed will be real, inverted, enlarge, real, inverted and diminish, virtual, erect and diminish, virtual, erect and enlarge। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने कनकेव मिरर को पूरा अच्छे से देख लिया है कि कनकेव मिरर में एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे जो है वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। वर्चुअल भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है, इनलार्ज भी बनता है। तो वो कौन सा प्लेस है, तो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में कनकेव मिरर में, तब जाके इमेज का पोर्शन, इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन हम लोग जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो फोकस एंड
पोल के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, माने फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी है, ठीक है। तो इमेज जो बन रहा है वो देखिए पीछे बन रहा है, ठीक है, वो भी वर्चुअली बन रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कि वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है, यानी कि पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा वाला बन रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज बड़ा बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, 50 वाले में से। मैच द फॉलोइंग, अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, ठीक। क्वांटिटी दिया हुआ है, एसआई यूनिट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, एक तरफ क्वांटिटी दिया हुआ है, एक तरफ एसआई यूनिट दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो इस तरह के वीडियो बस आते रहेंगे, नहीं तो फिर, है ना, नहीं तो फिर मेरा मोटिवेशन अगर आप लोग नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जितने सारे क्वेश्चंस मैंने इन बिटवीन द वीडियोस पूछे हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाए, हर्ज, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेजिस्टेंस का होता है ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का बी देख लीजिए, फोर्स यानी 2 का हो जाएगा सी, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। तो पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो ये है, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आप और तरह के अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्रोफाइल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में अलग अलग तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे, अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।